Hello everyone, welcome back to my class. Today I am going to start lesson number 12 of class 7th, that is Turkish invasions in North India. Many small kingdoms emerged powerful in different parts of India. इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में छोटे छोटे किंगडम्स आए, लेकिन उनका रूल लिमिटेड था स्पेसिफिक रीजंस में. दो वो कॉन्स्टेंटली लड़ाई में फंसे हुए थे क्योंकि वो महत्वाकांक्षी थे. एस्पायर्ड मीन्स महत्वाकांक्षी थे, अपनी बाउंड्रीज को वो बढ़ाना चाहते थे. The frequent wars among the Rajputs resulted in political disunity in North India. लेकिन बार बार लड़ाइयों के कारण इनमें पॉलिटिकल राजनीतिक डिसयूनिटी आ गई राजपूत्स में, और जिसने किसको अट्रैक्ट किया, अट्रैक्टेड इन्वेशंस बाय द तुर्क्स, और इसी का फ़ायदा तुर्क्स ने उठा लिया. उन्होंने बार बार इंडिया में आक्रमण किया क्योंकि राजपूत आपसी लड़ाई के कारण फंस गए और इनके अंदर एकता ख़त्म हो गई नॉर्थ इंडिया में. अब्बासिद खलीफ्स जो कि बगदाद के थे, उन्होंने किसको हायर किया? तुर्क्स को हायर किया एज अ गार्ड. उनके गार्ड के रूप में किसको हायर किया? तुर्क्स को, एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स ऑल्सो. एंड बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी के करीबन एंड तक द पावर ऑफ खलीफ वीक का जो पावर था खलीफ्स का वो वीक हो गया, और तुर्क स्लोली टुक ओवर दी पावर है, और धीरे धीरे तुर्क्स ने अपनी पावर गेन करनी शुरू कर दी एंड बिकेम गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, और वो उस प्रोविंसेस के गवर्नर बन गए. सम ऑफ देम असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस. इनमें से कुछ ने तो अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली किस खलीफ से. एक गवर्नर था इसमें से जिन्होंने कॉन्कर किया गजनी को, जो कि अफगानिस्तान में, और स्टार्टेड ए न्यू लीनेज. उन्होंने नई वंशावली की शुरुआत की जिसका नाम गजनावीज था. मोहम्मद गजनी, जिनका जन्म 1971 CE में हुआ और जो सिंहासन पे बैठे 1998 को, उन्होंने डिसाइड किया कि वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को पर आक्रमण करेंगे जहाँ पे गुजरा और प्रतिहारा थे, एंड हैड बिकम वीक. और वो बहुत वीक हो गए थे क्योंकि वो फ्रीक्वेंट बैटल्स में फंसे हुए थे पल्लवास और राष्ट्रकूटास के साथ. मोहम्मद गजनी ने इन्वेट किया 17 टाइम्स इंडिया में इन 27 ईयर्स में उन्होंने 17 बार आक्रमण किया था भारत में. राउंड अबाउट 1000 to 1027 CE में. ही wanted to make गजनी a small hilly and poor region into a powerful empire. वो गजनी जो कि एक स्मॉल रीजन था उसको पावरफुल एम्पायर में बदलना चाहते थे. ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड खुरासन. उन्होंने अफगानिस्तान और खुरासन में पावर गेन कर लिया, और ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया. और इंडिया में धन दौलत तो काफ़ी थी, उसके तरफ वो आकर्षित हो गए मोहम्मद गजनी. एंड ही स्टार्टेड प्लंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया. और उन्होंने लूट शुरू कर दी भारत में आके, भारत के शहरों को, टेम्पल्स को जो नॉर्थ इंडिया में हैं वहाँ पे लूट शुरू कर दी, जैसे नागरकोट, थानेसर, मथुरा, कन्नौज, इनमें इन्होंने लूट शुरू कर दी. हिज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट सोमनाथ टेम्पल. बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अटैक कहाँ था? सोमनाथ टेम्पल में. 1025 CE में इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटा. एंड दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात. गुजरात के सी कोस्ट में है. राजपूत वॉरियर्स पुट अप ए स्टिफ रेजिस्टेंस. वो स्टिफ रेजिस्टेंस बने हुए थे कि मोहम्मद गजनी को अटैक ना करने दे, बट लॉस द बैटल. लेकिन वो हार गए. मोहम्मद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ. उन्होंने सोमनाथ की जो मूर्ति थी उसको तोड़ा और वहाँ से करीबन 20 मिलियन रुपीस वो लूट करके ले गया. सम हिस्टोरियंस आर द ओपिनियन दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोहम्मद गजनी वॉज टू प्रोपोगेट इस्लाम. कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उनकी जो मेन ऑब्जेक्टिव था मोहम्मद गजनी का, इस्लाम धर्म को प्रोपोगेट करना, फैलाना, और मेन पॉपुलैरिटी मुस्लिम्स की बनाना. कहाँ पे? इंडिया पे. मोहम्मद इन्वेशंस एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स. मोहम्मद के जो आक्रमण थे इससे पता चल गया कि इंडियन जो रूलर्स थे बहुत वीक थे. एंड पेव द वे ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया. और इसी ने मुस्लिम रूल इंडिया में लागू करने में बहुत हद तक साथ दिया.
ट्रेड इंटरेस्ट, व्यापार ने भी अट्रैक्ट किया मुस्लिम को ताकि वो इंडिया में आके सेटल हो सके। एक तो ट्रेड ने, ऊपर से इंडियन रूलर्स के जो वीकनेस थी उसने मुस्लिम्स को बहुत अट्रैक्ट किया कि वो इंडिया में आके सेटल होने लगे। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ क्लोज कल्चरल इंट्रैक्शन। एक क्लोज कल्चरल इंट्रैक्शन हुआ किनके बीच, इंडिया और इस्लामिक सेंट्रल एशिया के बीच। बट मोहम्मद डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल एंड आर्टिस्टिक टेम्पल्स, लेकिन मोहम्मद ने बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर दिया किस टेम्पल्स को, बहुत ही कीमती और आर्टिस्टिक टेम्पल्स, आइडल्स को नाश कर दिया। इससे इंडियन जो हेरिटेज है, भारत की जो विरासत में मिली हुई जो टेम्पल्स वगैरह, इसको बहुत भारी नुकसान पहुंचा। मोहम्मद गजनी आज भी रिमेंबर करे जाते हैं एक लूटर, एक प्लंडरर के रूप में, क्योंकि वो लूट करते थे टाउन्स में टेम्पल्स इंडिया के। लेकिन अपने कंट्री में मोहम्मद गजनी ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट बिल्डर, बहुत बड़े बिल्डर माने जाते थे क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री में बहुत सारे मॉस्क, पैलेसेस और लाइब्रेरीज बनवाए थे। फरदौसी जो एक फेमस पोएट थे, उन्होंने शाहनामा में मोहम्मद गजनी के बारे में प्रेज़ किया है कि मोहम्मद गजनी टू प्रोपोगेट इस्लाम को प्रोपोगेट किया एंड बिल्ड गजनी एज अ ग्रेट एम्पायर। और उन्होंने गजनी को एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। वो भारत में तो वो एक प्लंडरर माने गए हैं, लेकिन अपने कंट्री में वो एक बिल्डर माने गए हैं। ही ऑल्सो इंटरेस्टेड अल बिरूनी, उन्होंने अल बिरूनी को रखा था टू राइट एन अकाउंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट नोन एज किताब अल हिंद। इन्होंने अल बिरूनी को भी इंटरेस्ट किया था ताकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में अकाउंट लिखे, जिसको किताब अल हिंद कहते हैं। मोहम्मद गजनी एक रूलर थे स्मॉल किंगडम के, मोहम्मद गौरी। अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में आते हैं। मोहम्मद गजनी के बारे में आपको बता दिया। मोहम्मद गौरी एक रूलर थे एक छोटे से किंगडम के, अफ़गानिस्तान के, जिसका नाम था घोर। उन्होंने गजनी को हराया। गजनी जो कि छोटा सा शहर था अफ़गानिस्तान में, उसको हराने के बाद वहाँ पे अपने ब्रदर को उसका गजनी का चार्ज देकर उनका मेन अटेंशन, मोहम्मद गौरी का मेन अटेंशन क्या था कि वो इंडिया में जाके अपने पावर को इंडिया टू एक्सपैंड हिज एम्पायर, अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे इंडिया में अटैक करके। अनलाइक मोहम्मद गजनी, लेकिन वो मोहम्मद गजनी की तरह उनका मेन एम नहीं था कि उनका एम ऑफ इन्वेडिंग इंडिया वाज टू लूट द ग्रेट वेल्थ, जिसका मोहम्मद गजनी की तरह नहीं थे कि मोहम्मद गजनी का सिर्फ जो मेन रूल था वो था इंडिया में सिर्फ लूट करना। ये सिर्फ मोहम्मद गौरी अपनी एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे इंडिया में। लूट करना मोहम्मद गजनी की तरह गौरी का कोई मकसद नहीं था। द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, इंडिया में जो मुस्लिम एम्पायर फाउंड किया उसका मेन क्रेडिट मोहम्मद गौरी को जाता है। मोहम्मद गौरी ने ही मुस्लिम एम्पायर को फाउंड किया। मोहम्मद गजनी तो लूट करने आए थे। उन्होंने क्या क्या कहाँ तक इन्होंने एम्पायर को एक्सटेंड किया। ही ऑक्यूपाइड पेशावर, लाहौर, सिंध। पेशावर, लाहौर और सिंध इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया। एंड ही डिफीटेड फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और जो फर्स्ट तराइन का जो प्रथम युद्ध था पृथ्वीराज चौहान के साथ उन्होंने वन था 1191 से 1192 तक लड़ा, लेकिन उसमें वो हार गए। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, लेकिन बाद में सेकेंड बैटल में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और उन्होंने किस पे कब्जा कर लिया, दिल्ली और अजमेर पे। हिज ड्रीम ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इस्लामिक एम्पायर, उनका ड्रीम था इस्लामिक एम्पायर को एस्टैब्लिश करना, वुड हैव बीन इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट रह सकता था विदाउट कॉन्करिंग कन्नौज, अगर वो कन्नौज को नहीं जीतते तो। उनकी एक इच्छा थी मोहम्मद गौरी की कि वे इस्लामिक एम्पायर को एस्टैब्लिश करें, लेकिन जब तक कि वो कन्नौज को नहीं जीतते तब तक वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। एक बहुत ही भयावह युद्ध हुआ मुस्लिम्स का राजपूत के था, और राजपूत की पावर को क्रश कर दिया किंग जयचंद
राजपूत की पावर को किसने क्रश किया? मुस्लिम्स ने। और किंग जयतंत को हरा दिया एंड मोहम्मद गौरी ऑक्यूपाइड कन्नौज एंड बनारस। और मोहम्मद गौरी का जो सपना था कन्नौज को हड़पना वो पूरा हो गया। किंग जयचंद को हराने के बाद उन्होंने कन्नौज बनारस को भी ऑक्यूपाई कर लिया। मोहम्मद गौरी डिड नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। ही पुट हिज टेरिटरीज अंडर द चार्ज ऑफ ट्रस्टेड स्लेव, उन्होंने अपनी जो टेरिटरीज थी उन्होंने अपने दास के हाथ में, जो कि बहुत विश्वासघाती था, उस दास के हाथ में सौंप के, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो उन्होंने सारी जो टेरिटरीज उन्होंने जीती थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ पे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। द डिसयूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स के बीच जो एकता नहीं थी और जो कास्ट सिस्टम था, ये मेन कॉज था द सक्सेस ऑफ गौरी के सक्सेस के कारण एंड डिफीट ऑफ इंडियन रूलर्स, जो कि गौरी का सक्सेस हुआ इंडिया में मुस्लिम रूल के लिए और इंडियन रूलर्स का डिफीट हुआ। इसका मेन रीज़न था कि हमारे भारतीय रूलर्स में एकता नहीं थी और कास्ट सिस्टम था। सम राजपूत ऑल्सो हेल्प द तुर्क्स, और इसमें से एक और रीज़न ये भी था कि राजपूत ने भी तुर्क का हेल्प किया अपनी कंट्री के अगेंस्ट जाके, यानी राजपूत ने भी विश्वासघात किया। इसके और एक कारण थी, भारत में फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम में सामंती प्रथा थी, वेयर द लैंड ओनर्स वेयर वेरी पावरफुल, जहाँ पे लैंड ओनर्स बहुत पावरफुल बन गए थे और उन्होंने राजा की पावर को कम कर दिया। किसने? ये जो सामंती प्रथा थी उसमें से लैंड ओनर्स ने राजा की पावर को कम कर दिया। और गोरी आर्मी में के पास वेल इक्विप्ड थे एंड हिज कैंपेन वेर वेरी प्रॉपरली प्लान, और उसकी जो कैंपेन थी वो बहुत ही प्रॉपरली इन्होंने प्लान की थी। सेना बहुत प्रॉपरली प्लान की हुई थी। और मुस्लिम आर्मीज मूव्ड स्विफ्टली ऑन द हॉर्सेस, आराम से वो हॉर्सेस में स्विफ्टली वो जाते थे और लड़ाइयाँ लड़ते थे कंपेयर टू द आर्मी ऑफ इंडियन रूलर्स की आर्मी के कंपेयर में वो आराम से लड़ाइयाँ लड़ते थे, क्योंकि इंडियन रूलर्स ओल्ड मेथड्स वार के अपनाते थे। उनके पास ओल्ड इक्विपमेंट्स थे, इवन एलिफेंट्स थे, और एलिफेंट्स कभी कभी इज़ नॉट मच हेल्प ड्यूरिंग द वार। एलिफेंट्स हेल्पफुल नहीं होते थे वार में। दे टर्न देयर वॉच ऑन देयर ओन फोर्सेस, और वो कभी कभी टर्न देयर रैथ ऑन देयर ओन फोर्सेस। कभी कभी एलिफेंट्स अपने ही फोर्स पे क्रोधित हो जाती थी, तो एलिफेंट सक्सेसफुल नहीं थी। लेकिन फिर भी इंडियन रूलर्स पुराने मेथड्स अपनाते थे और मुस्लिम्स के पास नए मेथड्स थे। अच्छी आर्मी थी, कैंपेन्स भी प्रॉपरली प्लान थे, और जो राजपूत थे उन्होंने तुर्क की हेल्प की अपने इंडिया के विरुद्ध जाके। और इंडियन रूलर्स में डिसयूनिटी और कास्ट सिस्टम तो था, ये सब चीज़ों ने इंडिया में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत हेल्प किया। लेकिन गुजरात को छोड़ के, गुजरात में मोहम्मद गौरी सक्सेसफुल नहीं हुए। एक्सेप्ट फॉर कॉन्करिंग गुजरात, गौरी वॉज सक्सेसफुल इन एवरी इन्वेशंस, हर आक्रमण में ये सक्सेसफुल हुए, लेकिन गुजरात को हड़प नहीं पाए। किंग भीमदेव ने इनको क्रश कर दिया, डिफीट दैट गौरी को डिफीट किया किंग भीमदेव ने, और दोबारा कुड नॉट ड्रीम ऑफ पीपिंग इनटू गुजरात अगेन। दोबारा इन्होंने गुजरात पे ताक झाँक करने की मोहम्मद गौरी ने कोशिश नहीं की। आई थिंक इन दिस वे योर लेसन नंबर 12 हैज़ बीन completed. Hope you understand this lesson very well. Don't forget to give the feedback in the comment box. Till then, bye everyone.